Good afternoon. Very good afternoon to all 11th student. 11th का बायोलॉजी चल रहा है अपना सेल का चैप्टर, जिसमें हम लोग ने GERL सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, राइट। और अभी हम लोग को जो यहाँ पे देखना है वो है लाइसोसोम के बारे में। मैंने कल आप लोग को बताया था कि हम लोग ने 3 ऑर्गेनल को कंप्लीट कर लिया था। गोल्गी एपरेटर्स हमारा कंप्लीट हो गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो चुका था, एंड देन हम लोग ने इसके बारे में मतलब ER और गोल्गी एपरेटर्स का क्या रिलेशनशिप है वो देखा था। कल मैंने आप लोग को 2 प्रोसेस बताई थी, वन इज ग्लाइकोसिलेशन एंड सेकेंड इज ग्लाइकोसिडेशन। So what is glycosylation? Formation of glycoprotein is known as glycosylation process. ये मैंने कल आप लोग को बता दिया था, राइट। तो सिंपल प्रोटीन में से अगर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनने की कोई प्रोसेस है तो उसको हमने नाम दिया था ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस। एंड उसी हिसाब से ग्लाइकोसिडेशन के बारे में बात करते हैं तो सिंपल लिपिड कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कौन इंक्रीज कर रहा है? सो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करने वाला जो पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको। सो प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोलिपिड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसिलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन। और ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे हो गई थी? गोल्गी एपरेटर्स के अंदर हो गई थी। तो मैंने कल आप लोग को गोल्गी एपरेटर्स तक का पार्ट बता दिया था। एंड गोल्गी एपरेटर्स और गोल्गी बॉडी जो भी आप लोग नाम देते हो, इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है हमारे सेल के अंदर का, ओके। क्योंकि वो इंटरमीडिएट की तरह वर्क करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन एंड लिपिड है उसको लेके आएगा, और जो बाहर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे वो बाहर निकलने का काम करेंगे, और वो उसके अंदर एंटर होते हैं, मतलब लाइक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट करेगा मॉलिक्यूल। तो जो गोल्गी एपरेटर्स का ट्रांस रीजन है, हम लोग ने कल 2 चीज़ें देखी थी, एक सिस फेस देखा था और दूसरा था ट्रांस फेस। तो मैं बात कर रही हूँ सिस फेस में से। सिस फेस किसकी तरफ है? सिस फेस इज टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जो ट्रांस फेस है वो कहाँ पे है? ऊपर की साइड से है ट्रांस फेस। तो जो ट्रांस फेस है वहां से एक छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर रिमूव होते हैं, राइट। तो अगर हम लोग इसको कुछ इस हिसाब से देखें, कि अगर मैंने इसको ऐसे सपोज ये गोल्गी एपरेटर्स को मैंने और ये उसका सिस फेस हो जाएगा और ये उसका ट्रांस फेस हो जाएगा। तो गोल्गी एपरेटर्स के ट्रांस फेस में से जो स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव होते हैं, स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसी स्मॉल वेसिकल में से कुछ वेसिकल ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम पार्टिकल, एंड कुछ जो स्मॉल वैक्यूल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो काम करेंगे किसकी तरह? दे विल बिहेव एज लाइसोसोम्स। नाउ व्हाट आर लाइसोसोम्स, है ना। तो लाइसोसोम्स निकल कहाँ से रहे हैं? लाइसोसोम्स ये स्मॉल यहाँ से जो वैक्यूल फॉर्म हो रहा है गोल्गी बॉडी में से, तो गोल्गी बॉडी में से ही जो वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें से ही तुम्हारे क्या फॉर्म हो रहा है? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, वैसा ही लाइसोसोम है। लाइसोसोम भी क्या हो जाएगा? स्मॉल स्मॉल वेसिकल जो गोल्गी एपरेटर्स में से निकल गए। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि गोल्गी एपरेटर्स में से ही लाइसोसोम फॉर्म होने वाला है। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम समझ में आ गया है कि कहाँ से रिमूव होने वाला है लाइसोसोम। लाइसोसोम विल originated lysosome will originated from Golgi body. Okay. And now second part, what is the second name of lysosome? So lysosome is also known as suicidal bag. Suicidal bag. Why it is known as suicidal bag? So it can digest any type of biomolecule. Any type of biomolecule can digest in this particular small bag, है ना। तो जो वेसिकल है जिसको आपने नाम दिया है लाइसोसोम, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? उसके अंदर उसके एंजाइम्स होंगे। वो एंजाइम्स की कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी टाइप के बायोमोलिक्यूल को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो देखो 50 डिफरेंट
different types of hydrolytic enzymes are present in lysosome, and they can digest any type of biomolecule. They can digest any type of biomolecule. Are you getting my point? तो ये जो पर्टिकुलर 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। किसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं? वो कोई भी टाइप के बायोमोलिक्यूल। हमारे पास कौन कौन से बायोमोलिक्यूल हैं? हमारे पास प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है, हमारे पास लिपिड प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, एंड देन न्यूक्लिक एसिड। ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हो जाएंगे? बायोमोलिक्यूल्स हो जाएंगे। और ये चारों के चारों बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी किसके पास? एंजाइम में, डिफरेंट एंजाइम्स के पास। सपोज मैं अगर नाम लिखती हूँ, कोई एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हम लोग कंबाइनली उसको बोल सकते हैं प्रोटीएज, लिपिड को लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएज। अगर ये कोई शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, सपोज सुक्रोज है तो सुक्रेज। तो ये क्या है? ये सारे जितने भी एंजाइम्स है, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? दिस ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम। दिस ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम। तो लाइसोसोम ये क्या हो जाएगा? लाइसोसोम ये गोल्गी बॉडी में से निकला हुआ एक छोटा सा ऐसा वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी वेसिकल के अंदर 50 बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम? टू डाइजेस्ट एनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? टू डाइजेस्ट एनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। सो फंक्शन अगर आप लोग को समझ में आ गया हो लाइसोसोम का, क्यों इसको सुसाइडल बैग बोल सकते हैं किस हिसाब से, तो अभी हम लोग थोड़ा सा उसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। अब देखो यहाँ पे जो भी वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव हुआ है गोल्गी एपरेटस में से, मैंने आपको बोला ना कि गोल्गी बॉडी जो होता है उसी में से ओरिजिनेशन होता है, उसी में से ओरिजिनेट होता है लाइसोसोम। तो जो स्मॉल वेसिकल गोल्गी एपरेटस में से निकले हैं उसको हम लोग नाम देंगे प्राइमरी लाइसोसोम। उसको क्या नाम देंगे हम लोग? प्राइमरी लाइसोसोम। तो सपोज ये ऐसा छोटा सा हम लोग को वैक्यूल मिला हुआ है, ये हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है। जब कोई बायोमोलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल को उसे डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेशन के टाइम पे अब क्या हो जाएगा? सपोज ये वाला पार्टिकल है, ये कोई ऐसा इसको डिग्रेड करना है, ये हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसका कोई फंक्शन नहीं है, जो नॉन फंक्शनल हो चुका है, और बस उसको अभी हम लोग को डाइजेस्ट करना है। ऐसे समझ लो कि आरबीसी या कोई भी पार्टिकल ऐसा है, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये इसको एंगल्फ करेगा। तो एंगल्फमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर ये अभी उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो जब प्राइमरी लाइसोसोम की बॉडी के अंदर ये पार्ट जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, या तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैगोसाइटिक प्रोसेस। इसको मैंने एंडो क्यों बोला है? क्योंकि लाइसोसोम की बॉडी के अंदर, लाइसोसोम के अंदर वो गया है और लाइसोसोम में उसका डाइजेशन स्टार्ट होने वाला है। विद इन द लाइसोसोम, विद इन द बॉडी ऑफ लाइसोसोम डाइजेशन विल अकर। तो ये जो पार्टिकल का डाइजेशन है वो लाइसोसोम की बॉडी के अंदर होने वाला है, इसलिए मैंने इसको एंडोसाइटोसिस बोला है। फैगोसाइटोसिस का एक प्रोसेस है, ओके। बट अभी क्या होने वाला है? जब प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम था और ये जो भी डाइजेस्टेड, जो फूड को हमने डाइजेस्ट करना था वो फूड है। तो सपोज ये फूड प्लस ये प्राइमरी लाइसोसोम और इसके अंदर के 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जब ये ऐसी कंडीशन आएगी ना कि जब प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ मिक्स हो गया है, जिस फूड को हमें डाइजेस्ट करना है उसके साथ जब वो मिक्स हो गया है, तो फूड प्लस प्राइमरी लाइसोसोम इट विल फॉर्म
secondary lysosome. It will form secondary lysosome. तो देखो यहाँ पे भी फूड का डाइजेशन हो रहा है. एक तो फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है, फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट होते हैं वो कौन से कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाते हैं. हमारी प्रोसेस है कि पूरी एलिमेंटरी कैनाल के अंदर डाइजेशन फूड का होता है. उसके साथ साथ अगर बॉडी के अंदर कोई रिमेनिंग पार्ट ऐसा है कि जो डाइजेशन कर सकता है तो वो कौन हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा. एनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी डाइजेस्टेड विद इन दिस lysosome. So lysosome have 50 different type of hydrolytic enzymes, but if only lysosomes are there, then it is known as primary lysosome. When lysosome, primary lysosome combine with food, then it is known as secondary lysosome. After the digestion, this undigested food, after the digestion, यहाँ पे ये food का digestion हो गया secondary lysosome में. After the digestion, undigested food is present here. So now it is known as tertiary lysosome. टर्शियरी लाइसोसोम. ये कब बोला जाएगा, जब जो फूड आया था उसका डाइजेशन हो चुका है, तब उसको हम लोग नाम देंगे टर्शियरी लाइसोसोम. एंड देन दिस अनडाइजेस्टेड फूड विल टेक आउट फ्रॉम द लाइसोसोम. एंड तो जब भी ये लाइसोसोम के बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड होगा तो ये अनडाइजेस्टेड बोल सकते हैं, या तो जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है और अब जो टॉक्सिक मटेरियल था वो अब नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका है. ये बेटर होगा कि जो भी फूड के अंदर का टॉक्सिक मटेरियल था वो अब नॉन टॉक्सिक मटेरियल में जब कन्वर्ट हो चुका है तो सारा का सारा नॉन टॉक्सिक पार्टिकल को रिमूव करेगा बाहर, और फिर बॉडी के बाहर से बॉडी के प्रोसेस से, मतलब एक्सक्रीशन प्रोसेस से वो बाहर निकल जाएगा. तो जब तुम्हारा ये टर्शियरी लाइसोसोम हुआ है तो टर्शियरी लाइसोसोम के अंदर फूड पूरा डाइजेशन कंप्लीट कर चुका है और टॉक्सिक पार्ट नॉन टॉक्सिक पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है. तो टोटल डाइजेशन के बाद इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी लाइसोसोम. सो अकॉर्डिंग टू द डाइजेशन, फर्स्ट इज प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंड इज सेकेंडरी लाइसोसोम एंड थर्ड वन इज टर्शियरी लाइसोसोम. ऐसे 3 टाइप के लाइसोसोम होंगे. ओके, नाउ कुछ पर्टिकुलर लाइसोसोम्स का काम क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं, वो प्रोसेस को हम बोल सकते हैं ऑटोफाजी. ऑटोफाजी. नाउ व्हाट इज दिस ऑटोफाजी? ऑटो मीन्स सेल्फ. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना. फाजी का मतलब होता है खुद के सेल को डाइजेस्ट करना. सो डाइजेशन ऑफ आवर ओन सेल, डाइजेशन ऑफ आवर ओन सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोफाजी. डाइजेशन ऑफ आवर ओन सेल इज नोन एज ऑटोफाजी. ये कब होता है, सपोज कोई इंसान स्टार्वेशन पीरियड पे चल रहा है. स्टार्वेशन पीरियड का मतलब है कि किसी ने फास्ट किया हुआ है, 4-5 दिन का फास्ट रखा हुआ है उस इंसान ने, वो फूड को नहीं खा रहा है. अब क्या होगा, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा, लाइक स्टोर्ड फैट होगा, वो स्टोर्ड फैट का क्या होने वाला है, यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होगा. सो हियर stored fat will be digested from our body and this stored fat will give energy to our body. So digestion of stored fat within our body is done by lysosome. So here our own body part will be digested from the lysosomes. So this process is known as autophagy. This will happen when person is on स्टार्वेशन कंडीशन. ओके, तो स्टार्व कंडीशन है, मतलब पर्सन कुछ खा नहीं रहा है. उस कंडीशन के अंदर अगर उसकी बॉडी के अंदर का जो फैट होगा वो फैट क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो बॉडी का फैट या बॉडी का जो लिपिड है उसका डाइजेशन हमारे सेल के अंदर के लाइसोसोम्स करना स्टार्ट करेंगे. वो फूड को यूज़ करेगा, वो फैट को वो यूज़ करेगा एज अ फूड और फिर उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा. राइट. तो इस चीज़ को आप लोग समझो अच्छे से कि लाइसोसोम काम क्या करता है. व्हाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग, बिकॉज इट कैन डाइजेस्ट इट्स ओन सेल मटेरियल, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग. राइट. सो लाइसोसोम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ यहाँ पे 2 टर्म आते हैं जो मैं आप लोग को बता देती हूँ, ध्यान रखना है. हाँ, digestion are of 2 types: extra cellular digestion and intracellular digestion. Okay,
So there are two type of digestion, extracellular digestion and intracellular digestion. Now अगर मैं ये सेल ले रही हूँ, ये कोई एक सेल है, ये सेल के अंदर टिपिकल कोई एक एंजाइम प्रेजेंट है, ये एंजाइम के पास कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, डाइजेशन करवा सकता है. अब ये जो एंजाइम है ये सेल के बॉडी के बाहर ऐसे सिक्रेट हो रहा है. एंजाइम विल सिक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, एंजाइम विल सिक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, सिक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी. और बॉडी के बाहर जाने के बाद जो बाहर कोई फूड होगा, सपोज ये फूड है या जो भी मटेरियल है डाइजेस्ट करने वाला, अब ये एंजाइम इसको क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है. तो आउटसाइड द बॉडी डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, पर डाइजेशन कहाँ से कैसे हो रहा है, डाइजेशन यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स यहाँ से रिलीज होंगे, वो फूड के ऊपर ट्रांसफर होंगे और फिर सेल के बाहर, हाँ 11th का लेक्चर है, और फिर सेल के बाहर ये फूड क्या होने वाला है, डाइजेस्ट होने वाला है. ओके, सो आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होने वाला है, इसलिए इसको बोला जाएगा क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. अब यहाँ पे आप लोग फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को कंसीडर कर सकते हो, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस. इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में हम लोग फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को कंसीडर करेंगे. डाइजेशन engulfment of फूड पार्टिकल है ना. तो सेल क्या कर रहा है ना, ये सेल है और सेल ये फूड पार्टिकल है सपोज, तो ये फूड पार्टिकल को ये सेल ऐसे एंगल्फ करके अपनी बॉडी के अंदर ला रहा है, और फिर यहाँ जितने एंजाइम्स होंगे वो सारे एंजाइम इसको क्या करेंगे, अभी डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे. So engulfment of food particle, this process is known as phagocytosis process. And phagocytosis में ये फूड अब एंटर हो चुका है लाइसोसोम के अंदर, और ये जो डाइजेशन है यहाँ पे हम लोग इसको नाम देंगे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. So there are two type of digestion. One is extracellular digestion and second is intracellular digestion. Extracellular digestion outside the cell, आउटसाइड द बॉडी है ना, जो भी लाइसोसोम होगा उसके बाहर या सेल के बाहर अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसको आप बोलोगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन क्या बोला जाएगा, विद इन द सेल, विद इन द बॉडी अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन. अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं बस आपको वो मैकेनिज्म बताती हूँ, आप मुझे बताना कि कौन से टाइप का डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, एक्स्ट्रा है कि इंट्रा है. ओके, देखो ये है स्पर्म सेल और ये है उसका एक्रोसोम. ओके, ये कौन सा सेल है, दिस सेल इज स्पर्म सेल एंड स्पर्म सेल का ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, एक्रोसोम. नाउ स्पर्म सेल विल रिलीज वन एंजाइम हाइलुरोनिडेज एंजाइम. स्पर्म सेल कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा है, स्पर्म सेल विल रिलीज हाइलुरोनिडेज एंजाइम. और फिर यहाँ पे ओवम होगा, और ये ओवम की जो वॉल होगी, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा ऐसे पार्ट्स होते हैं. ये एग की मेम्ब्रेन, ये एग है और ये एग का मेम्ब्रेन है. ओके, ये एग की मेम्ब्रेन में हाई ल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है. तो हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए ये स्पर्म सेल क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ से हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज कर रहा है. तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हाइलुरोनिडेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्पर्म सेल. स्पर्म सेल्स एक्रोसोम्स के थ्रू क्या करेगा, स्पर्म सेल्स एक्रोसोम के थ्रू हाइलुरोनिडेज एंजाइम को सिक्रेट करेगा. ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम जाके किधर गिर रहा है, आप लोग को दिख रहा है वहां पे एग की मेम्ब्रेन के ऊपर, बिकॉज एग की मेम्ब्रेन के पास एक एसिड प्रेजेंट है, हाइलुरोनिक एसिड. तो हाइलुरोनिक एसिड से बना हुआ जो मेम्ब्रेन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम,
और हाइलुरोनिडेज एंजाइम ये स्पर्म के एक्रोसोम में से बाहर निकल रहा है। तो ये जो डाइजेशन है ये कौन से टाइप का डाइजेशन होगा वो मैं आप लोग को पूछ रही हूँ। थोड़ा भी अगर समझ में आ गया होगा आपको एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, या तो नाम भी समझते हो तो तुरंत आप समझ जाओगे कि ये कौन से टाइप का डाइजेशन हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्योंकि स्पर्म सेल के एक्रोसोम वाले पार्ट में से ये रिलीज हो रहा है, स्पर्म सेल के एक्रोसोम वाले पार्ट में से ये रिलीज हो रहा है, और रिलीज होने के बाद फिर ये यहाँ एग के ऊपर गिर रहा है और फिर वहाँ उसका डाइजेशन स्टार्ट कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, तो देखो लाइसोसोम का काम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम है डाइजेशन करवाने का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम हो जाएगा डाइजेशन करवाने का। अगर हम लोग देख सकते हैं तो थोड़ा मैं आपको दिखाऊं कि लाइसोसोम दिखते कैसे हैं। ओके, देखो यहाँ पे वैसे आप भी बहुत अच्छे से मतलब समझ सकते हो इसको। ये पार्ट आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, तो देखो ये हमारा सेल है क्या हो जाएगा पूरा, ये पूरा का पूरा सेल है ना। और ये हो जाएगा न्यूक्लियस, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर यहाँ पे आप लोग को ये जो दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनल दिखाई दिए हैं वो क्या हो जाएंगे, लाइसोसोम। और लाइसोसोम कैसा हो जाएगा, ये देखो ये जो लाइसोसोम है ना ये सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल वॉल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम। तो ऐसे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हुए होते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और इनकी कैपेसिटी होती है कि ये फूड पार्टिकल को क्या कर सकता है, ये कोई भी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर सकता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड ये उसकी क्या हो जाएगा, ये उसका फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो आप कहीं से भी ये मतलब आप भी ढूंढ सकते हो लाइसोसोम का जो भी अगर आपको देखना है तो आराम से हमें मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दिखाया तभी आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो ये सारे लाइसोसोम के एनिमेशन आप लोग देख सकते हो। ओके, ये लाइसोसोम है, इस हिसाब से वो मूव करता रहेगा और जो भी फूड पार्टिकल होगा उसका उसको एंगल्फ करता रहेगा। तो इसको एक चीज है जहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये बड़ा नहीं हो रहा है बट ये बहुत ही ओके। सो देखो यहाँ पे ये जो लाइसोसोम है इसने ये फूड पार्टिकल को एंगल्फ किया है। अब ये फूड पार्टिकल का यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। ठीक है, एकदम छोटा सा है बट बहुत अच्छे से सही से बताया हुआ है कि फूड पार्टिकल्स एंगल्फ हो जाएंगे, फूड पार्टिकल जैसे ही अंदर जाएंगे उनका डाइजेशन हो जाएगा। नॉर्मल सी प्रोसेस है जो लाइसोसोम करता है, फूड पार्टिकल को अंदर लेगा और जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर आएगा उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। ये डाइजेशन हो गया यहाँ पे। ओके,
तो डाइजेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट करने वाला काम कौन कर रहा है, यहाँ पे लाइसोसोम कर रहा है। और ये क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास बहुत डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट हो जाएंगे यहाँ पे, हम बोल सकते हैं कि इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है। ओके, सो आई होप आप लोग को लाइसोसोम समझ में आ गया होगा कि क्या उसका फंक्शन है। और मेनली लाइसोसोम में प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम एंड ऑटोफाजिक लाइसोसोम। ऑटोफाजिक मतलब जो खुद के सेल ऑर्गेनल को क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा। ओके, तो नाउ लाइसोसोम के बाद हमारा ये जो ये पूरा जो GERL सिस्टम मैंने आप लोग को बोला था लास्ट टाइम, हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका नाम था GERL सिस्टम। ओके, GERL सिस्टम मतलब गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। ये तीनों एक दूसरे से कंबाइनली वर्क कर रहे हैं, है ना। और कंबाइनली वर्क करने की वजह से इसको हम लोग क्या नाम देंगे, GERL सिस्टम, गर्ल सिस्टम, गर्ल सिस्टम ऑफ आवर सेल। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो अभी देखना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस of cell. Why it is known as powerhouse of cell? Because ATP formation यहाँ पे होता रहता है। What is the main function of mitochondria? ATP formation. माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन हो जाएगा ATP फॉर्मेशन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसका वॉल सबसे पहले तो या तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से ध्यान से स्टार्टिंग से समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल membrane bound cell organelle। ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ये उसका आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा और ये इस हिसाब से उसका इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा and this is inner membrane। now outer membrane continue है but inner membrane आप लोग को कैसे मिलेगी, folding is present in inner membrane and this folding of inner membrane is known as क्रिस्टी। क्या नाम दिया है इसको, क्रिस्टी नाम दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, फोल्डिंग। अब देखो हमारे पास दो धागे हैं, एक ऐसा धागा है और दूसरा ऐसे ऐसे वाला धागा है। कौन से धागे का सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ेगा, किसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये ऐसे फोल्डिंग होने की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करेगा ये। ठीक है, तो इसमें कुछ तो भी मटेरियल ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जिसकी वजह से हमें इसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ रहा है। ओके, धीरे से ध्यान से समझेंगे हम लोग। अभी आप लोग इतना ही समझो कि जो आउटर वॉल है वो परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है। आउटर वॉल इज फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल एंड जो इनर वॉल है जिसका नाम दिया है मैंने क्रिस्टी, दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। एकदम ध्यान से आराम से समझो। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ऐसी दो मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी हो जाएगी हमारी, फ्रीली परमिएबल। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी हो जाएगी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी और सरफेस एरिया इसका बढ़ाना होता है, इसलिए इसका जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर में होता है। ये तो हो गई बात किसके बारे में कि ये जो मेम्ब्रेन है वो किस हिसाब से है। अब जो मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इनर मेम्ब्रेन
के अंदर का जो पार्ट है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। दिस पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। सो डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। जैसे सेल के अंदर के मटेरियल को तुमने साइटोप्लाज्म बोला था, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म क्या बोला जाएगा, स्ट्रोमा। ओके, उसके अंदर जो मटेरियल होगा उसको नाम दे दिया है स्ट्रोमा। अब दूसरी और एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी, इनर मेम्ब्रेन जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जिसको नाम दिया है क्रिस्टी, दिस इनर मेम्ब्रेन इज मोस्ट important part of mitochondria. Why this inner membrane is most important? Because inner membrane of mitochondria, which is known as cristae, this inner membrane of mitochondria, यहाँ साइड में लिख देती हूँ, एंड ये तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज क्रिस्टी, दिस क्रिस्टी हैव F1 F0 particles. Okay, this cristae have F1 F0 particles। मतलब क्या होगा, मैं सिर्फ इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। अब जो इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे, इस हिसाब से अरेंज हुए होंगे, दिख रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा एलोंगेट करके अगर बताऊं तो ये ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। तो ये जो पार्टिकल है इसको हम बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। F1 F0 पार्टिकल, F0 हो जाएगा उसका बेस एंड F1 इज हेड। तो ये ऑक्सीजोम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस ऑक्सीजोम्स आर प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन, दे आर अरेंज्ड ऑन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑक्सीजोम पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, है ना। और ऑक्सीजोम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल रही हूँ इन सबको, ऑक्सीजोम्स। और इसको हम बोल सकते हैं F1 F0 पार्टिकल्स। अच्छे से ध्यान से समझो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है हमारे सेल के अंदर का। माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, दो मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन ये फ्रीली परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, एंड इनर मेम्ब्रेन ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर गेन करेगा। तो इनर जो फोल्डिंग क्रिस्टी है वो क्रिस्टी आप लोग को क्या दिखा, यहाँ पे क्रिस्टी के पास क्या प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होंगे। और ऑक्सीजोम्स का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, F0 F1 पार्टिकल, है ना। तो ये जो F1 F0 पार्टिकल है जिसको फर्नांडिस पार्टिकल भी बोला जाता है, फर्नांडिस नाम के साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फर्नांडिस पार्टिकल। ओके, तो फर्नांडिस पार्टिकल जो है F1 F0 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स, उसका जो ये हेड पोर्शन है, ये हेड पोर्शन, ये जो दिख रहा है आपको हेड पोर्शन इतना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट है विच इज नोन एज एटीपी सिंथेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है इसके पास, एटीपी सिंथेस एंजाइम। तो जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके इनर वॉल के पास ये जो ऑक्सीजोम प्रेजेंट है उसका जो हेड पोर्शन है, ये हेड पोर्शन के पास कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, दिस हेड पोर्शन ऑफ ऑक्सीजोम कंटेन एटीपी सिंथेस एंजाइम। एंड नाम से ही समझ में आ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीपी सिंथेस एंजाइम। दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस of ATP. This enzyme is used for the synthesis of ATP. Are you getting my point? So जब तक जितने ज्यादा ऑक्सीजोम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपके सामने दिख रहा है, जितने ज्यादा ऑक्सीजोम्स आपको मिलेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग का क्या फॉर्मेशन होगा, एटीपी सिंथेस एंजाइम आपको मिलेगा। जितना ज्यादा एटीपी सिंथेस एंजाइम मिलेगा उतना ज्यादा एटीपी फॉर्म होने के चांसेस है यहाँ पे। सो F1 अगर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है तो वो एटीपी फॉर्मेशन के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजोम्स। ओके, नाउ ये तो मेम्ब्रेन के बारे में हमने देखा। अब आप लोग ने सबने क्रेब्स साइकिल या ऐसा कुछ कभी 9th या 10th में सुना होगा, क्रेब्स साइकिल और ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल।
तो जो स्ट्रोमा वाला पार्ट मैंने बताया आप लोग को, स्ट्रोमा वाला पार्ट कौन सा बताया मैंने, जो अंदर होता है ना स्ट्रोमा, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन ईटीएस साइकिल और क्रेब्स साइकिल के लिए जितने एंजाइम्स हम लोग को दिखाई देंगे वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ स्ट्रोमा के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, मतलब इनसाइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पे। ओके ना, माइटोकॉन्ड्रिया is also known as semi autonomous cell organelle. Why mitochondria is known as semi autonomous organelle? Most important question यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब समझ लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। Why mitochondria is known as semi autonomous organelle? Because mitochondria have their own genetic material. They have their own genetic material. तो double stranded circular DNA, double stranded circular DNA is present in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो ये सेल है, हमारा ये सेल है, ये सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है। तो सेल के पास अपना खुद का डीएनए, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है उसको उसके पास अपना खुद का डीएनए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल विद इन सेल। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था, वैसे ही यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, प्लस दे हैव देयर ओन 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। दे हैव देयर ओन 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज semi-autonomous cell organelle. Why they are known as semi-autonomous cell organelle? Because they have their own genetic material, double-stranded circular DNA. उनके खुद के पास अपना खुद का DNA प्रेजेंट है, प्लस they have their own 70S type of ribosome. तो अगर DNA यहाँ पे आ गया, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए राइबोसोम अगर इसके पास आ गया, तो ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा। Mitochondria will behave as prokaryotic cell. Mitochondria will behave as prokaryotic cell, right? तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे सेल के अंदर का एक सेल की तरह वर्क कर रहा है। सो इट वर्क एज सेल विद इन सेल ऑर्गेनल। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल के साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं सेल विद इन सेल ऑर्गेनल, ओके, बिकॉज दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज दे हैव देयर ओन 70S टाइप ऑफ राइबोसोम फॉर देयर प्रोटीन फॉर्मेशन, है ना, खुद का प्रोटीन बना सकता है, मतलब खुद के एंजाइम भी वो फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो अपने पास अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल को रखता है, अपना खुद का प्रोटीन फॉर्म कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ओके। And they also known as endosymbiont. इसको दूसरा क्या बोला जाएगा, एंडोसिम्बायंट। एंडो मतलब विद इन, सेल के अंदर रहने वाला, सिम्बायोटिक सेल। सिम्बायोटिक मतलब वो हमारे सेल को भी क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल इफेक्ट पहुंचाएगा। हमारे सेल को वो एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, सेल को वो एटीपी प्रोवाइड कर रहा है और सेल उसको रहने के लिए जगह दे रहा है। तो सेल और माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। सेल माइटोकॉन्ड्रिया को रहने के लिए एक जगह दे रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल को एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। सो बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, बोथ आर showing mutualistic understanding. So this type of relation is known as symbiotic relationship. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप लोग को यहाँ पे मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। व्हाट इज सिम्बायोसिस? अगर मैं आप लोग को कुछ सिखा रही हूँ और आप लोग को कुछ नॉलेज मिल रहा है तो आपका फायदा,
आप वो नॉलेज का यूज़ करके मुझे रिजल्ट दे रहे हो तो मेरा फ़ायदा। सो हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी कैसा हो जाएगा, सिम्बायोटिक, म्यूचुअलिज्म हम लोगों में चल रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। वैसा ही यहाँ पे सेल उसको रहने के लिए जगह दे रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया सेल को क्या दे रहा है, एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का क्या था, हम लोग थोड़ा अगर रिवाइज करें तो दैट माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। outer membrane freely permeable, inner membrane selectively permeable, inner membrane contain folding structure which is known as cristae. Now inner membrane have F1 F0 particle, they are also known as oxysome. What is the function of oxysome? Oxysome have head particle, head portion, and this head portion is responsible for ATP synthesis process because ATP synthesis enzyme is present in head particle, right? वैसा ही यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. So why they are known as semi-autonomous cell organelle? Reason is they have their own genetic material, double-stranded circular DNA, and they have their own 70S type of ribosome for protein synthesis process. That's why mitochondria are known as semi-autonomous cell organelle. हुई बात इतनी क्लियर? Now थोड़ा इसका स्ट्रक्चर अगर मिले हमें देखने को तो हम देख सकते हैं. ये एटीपी यहाँ से बाहर निकल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में से, बट इसका इनर स्ट्रक्चर इन्होंने नहीं बताया है. ये है उसका इनर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे आप लोग को इस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मिलता है. ये देखो ये उसका आउटर मेम्ब्रेन है जो कंटिन्यूअस है, देन इसका इनर मेम्ब्रेन है. जस्ट अ सेकेंड, ये भी एक माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर ही है. एक के बाद एक. ओके, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स. चल और कुछ अगर मैं दिखा पाऊँ आपको. देखो यहाँ पे हम लोग को ये जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, राइट? ये आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा आपका. अब जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन, उस पे ये डॉट 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 जो दिखाए गए हैं वो है ऑक्सीसोम्स. इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इस हिसाब से जो डॉटेड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीसोम हो जाएगा. आपको दिख रहा होगा ये ऑक्सीसोम्स हो जाएगा, ब्राउन कलर के जो पार्टिकल्स हैं. ओके, तो ऑक्सीसोम्स को यहाँ पे ऐसे इस हिसाब से एक ऑक्सीसोम ड्रॉ करके दिखाया हुआ है. तो ये उसका हेड पार्टिकल है.
हेड पार्टिकल को F1 पोर्शन बोला है और जो इतना पार्टिकल है उसको बोला गया है F0 पार्टिकल। तो ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, अंदर की साइड पे, ये वॉल जो है वहाँ पे। अब आप लोग देख रही हो यहाँ पे कि जो इनर वॉल है उसको नाम दे दिया है, क्रिस्टी नाम दिया हुआ है। यहाँ पे राइबोसोम ग्रीन कलर में आप लोग को दिखाई दिए हैं। मेरा वॉइस लो आ रहा है, ओके। तो राइबोसोम्स यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड देन ये जो पार्टिकल है ये हो जाएगा ब्लू कलर का उसका डीएनए मटेरियल। तो उसके पास अपना खुद का डीएनए है, उसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको हम लोग ने नाम क्या दे दिया था, इसको हम बोल रहे थे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, ओके। और फिर इसके अंदर का जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मैट्रिक्स। तो इस हिसाब से हमें माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से समझते जाना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो अभी कंप्लीट हुआ है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बाद वाला जो सेल ऑर्गेनल हम लोग को रीड करना है वो है प्लास्टिड, ओके। इसके बाद वाला जो करना है ना हम लोग को वो है प्लास्टिड। अब देखो प्लास्टिड ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये एनिमल सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया ये एनिमल सेल के अंदर भी होगा, प्लांट के अंदर भी होगा। वैसे ही यहाँ पे जो प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्लास्टिड। और प्लास्टिड में ऐसे 3 प्लास्टिड हो जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें से हमने जो सुना है वो है क्लोरोप्लास्ट। हमने इसमें से जो सुना है ना वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कौन सा, क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट हम लोग को पता है, बट हमने ये नहीं सुना है, ये 2 पार्ट नहीं सुने हैं। ल्यूकोप्लास्ट नहीं सुना है हमने, और ना ही हमने क्रोमोप्लास्ट सुना है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे वैक्यूल कैसे होंगे ना वैसे। और ये काम क्या करेंगे, ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इसका काम क्या हो जाएगा, फूड स्टोरेज का। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन हो जाएगा फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम करेगा। और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब कहीं पे भी क्रोमो वर्ड आए तो क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमो का मतलब क्या हो जाएगा, कलर। तो देखो फ्रूट के अंदर का, अगर हम बात करते हैं फ्रूट वॉल के बारे में, या तो हम बात करते हैं फ्लावर के कलर के बारे में, फ्लावर का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट। बिकॉज डिफरेंट पिगमेंट, different color pigments are present in chromoplast. So chromo, this word is for color, chromo word is for color. तो जो कलर को स्टोर करता है वो क्या हो जाएगा, कलर जिसकी वजह से हमको दिखता है, डिफरेंट कलर जो दिखता है वो किसकी वजह से हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका काम क्या हो जाएगा कि वो फूड को स्टोर करने का काम करेगा। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। अब मैं आप लोग को एक हिंट दे के रखती हूँ, कभी भूलना मत, कि अगर आपने एरिथ्रो वर्ड सुना, एरिथ्रो, तो ये रेड पिगमेंट के लिए होता है। क्लोरो वर्ड जो होता है ना, क्लोरो, ये ग्रीन के लिए होता है। साइनो, दिस वर्ड इज फॉर ब्लू। ज़ेंथो, दिस वर्ड इज फॉर येलो। Carotene, this word is for orange. Leuco, this is for colorless.
ओके, ये आप लोग को बहुत काम में आने वाली चीज़ है, ये बायो में आपको काम में आएगा। एरिथ्रोफिल ऐसा कुछ आए तो ये रेड कलर के लिए होता है, क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर के लिए होता है, फिर साइनो ये ब्लू कलर के होता है, जेंथो येलो कलर के लिए होता है, कैरोटीन ये ऑरेंज कलर के लिए होता है। तो ये आप लोग को कलर यहाँ से समझाता है कि कौन कौन से डिफरेंट कलर आप लोग समझ सकते हो यहाँ से, एरिथ्रो, क्लोरो, साइनो, जेंथो, कैरोटीन एंड ल्यूको। ओके, तो ये आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए जिस हिसाब से आपको पिगमेंट मिलता जाएगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट बनेगा। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जो फूड को स्टोर करने का काम करता है, ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करेगा, या तो प्रोटीन स्टोर करेगा, या तो लिपिड को स्टोर करेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। तो जिस मटेरियल को स्टोर करता है उसके बेसिस पे उसका नाम होता है। सपोज आप लोग ल्यूकोप्लास्ट के अंदर अल्यूरोप्लास्ट सुन रहे हो, अल्यूरोप्लास्ट, तो वो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करेगा, अमाइलोप्लास्ट लिपिड को करेगा, है ना। तो इस हिसाब से जिस टाइप को वो जिस मटेरियल को स्टोर करेगा उस हिसाब से उसका नाम होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे प्लास्टिड कितने टाइप के, प्लास्मिड नहीं है ये, प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, this is plastid which is present in plant cell. So there are three type of plastid. One is chromoplast, leucoplast and chloroplast. Okay, हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें मिलता है तो हम ट्राई करते हैं देखने का। ओके, जस्ट सेकेंड में इसको रख कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है, ये क्रोमोप्लास्ट है। ओके, ये प्लास्टिड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो ये नहीं याद रखते हो तो भी ये तीन चीजें याद रखो आप लोग कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे प्लास्टिड बताए गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाया है कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो तुम्हारा कलरफुल है, ये क्रोमोप्लास्ट ये कलर देगा। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। जो ल्यूकोप्लास्ट है यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट को ल्यूरोप्लास्ट भी बोला जाता है। ओके, तो अमाइलोप्लास्ट लिपिड को स्टोर करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा एंड ये प्रोटीन को स्टोर करेगा। सो कौन सा मटेरियल यहाँ पे स्टोर हो रहा है उसके बेसिस पे तीन ल्यूकोप्लास्ट होंगे, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। ओके, या अल्यूरोप्लास्ट। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम लोग को जो क्लोरोप्लास्ट वाला, क्रोमोप्लास्ट मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन हो जाएगा कि वो फूड को क्रोमोप्लास्ट कलर देने का काम करेगा, फ्रूट की वॉल को कलर देगा या फ्लावर को कलर देने का काम करेगा क्रोमोप्लास्ट। तो हम लोग अभी क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट करेंगे कल, तो जब कल मिलेंगे तब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट। तब तक आप लोग गोल्गी एपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रीड करके आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। बहुत ध्यान से आराम से सब कुछ समझो, और कुछ अगर कुछ आता है आप लोग को डाउट तो कल आप मुझे पूछो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।